हाँ हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह। आप सबका स्वागत हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आप सबका स्वागत है प्रारंभ सीरीज़ की फिजिक्स में। ठीक है, तो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले होंगे? आज हम चैप्टर पढ़ने वाले होंगे वेव्स का। ठीक है, वेव्स चैप्टर कंप्लीट करने वाले होंगे वन शॉट में। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। और प्रारंभ सीरीज़ अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर आप देख सकते हैं। वहीं पे सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के तीनों के लेक्चर आपको वन शॉट में हर चैप्टर का मिल रहा होगा। पर डे एक लेक्चर आपका आता है। ठीक है, शेड्यूल हमारा केमिस्ट्री है, फिर फिजिक्स है और फिर बायो, फिर केमिस्ट्री फिजिक्स एंड बायो, ऐसे हमारी वीडियोस आती हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारी लेक्चर की। ठीक है, बाकी नोट्स की बात करते तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे, तो प्लीज़ ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी, तो वहाँ पे फॉलो करना मत भूलिएगा। और चैनल पर भाई नए हैं तो भाई चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो वेव्स क्या होती हैं? तो द प्रोपेगेशन ऑफ द एनर्जी ड्यू टू द रिपीटेड वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल्स अबाउट देयर मीन पोजीशन। ठीक है, जब भी एनर्जी होती है, देखो जब भी किसी पार्टिकल को हम वाइब्रेट करते हैं, रिपीटेड वाइब्रेशन जब उसमें होती हैं अबाउट इट्स मीन पोजीशन, कोई भी एक चीज़, जैसे कि गिटार की जो स्ट्रिंग होती है उसमें जो प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी होती है, जब भी वो वाइब्रेट करती है अपनी मीन पोजीशन के तहत, ठीक है, उसे हम कहेंगे वेव्स, और उसी को हम कहते हैं वेव मोशन। जो मोशन होता है वो उसको हम वेव मोशन कहते हैं, और यही चीज़ को हम कहते हैं वेव। ठीक है, वेव क्या होती है? द प्रोपेगेशन ऑफ द एनर्जी ड्यू टू द रिपीटेड वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट देयर मीन पोजीशन। नाउ देयर इज नो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मटेरियल पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दे वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। हमें पता है यहाँ पे कि जो स्ट्रिंग है वो अपनी जगह हिल रही है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही, बट वो अपनी जगह हिल रही है और वहीं पे वाइब्रेट कर रही, उसी को हम वेव कहेंगे। नाउ द वेव वेलोसिटी इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मीडियम। ठीक है, वेव वेलोसिटी जो होती है वो एक गिवन मीडियम के लिए कांस्टेंट रहती है, और पार्टिकल वेलोसिटी जो होती है वो वेरिएबल रहती है, जो कि चेंज हुआ करती है, जो कि मीन पोजीशन पे पार्टिकल वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है और जीरो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है। ना अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेव की। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे तीन तरीके की वेव्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली जो वेव होती है, ठीक है, वो होती है हमारी मैकेनिकल वेव, जो कि रिक्वायर करती है मीडियम को। ठीक है, वेव्स इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब रस्सी। ठीक है, तो ऐसी वेव जो कि मीडियम को रिक्वायर करे, ठीक है, उसे हम मैकेनिकल वेव कहेंगे। और ऐसी वेव जो मीडियम को रिक्वायर ना करे, जैसे कि एक्सरे हो गई, इंफ्रारेड रेडिएशन हो गई, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहेंगे। और वेव जो कि एसोसिएटेड होती है न्यूक्लियर से, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से जो वेव एसोसिएटेड होती है उसे हम कहेंगे मैटर वेव। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव के बारे में पहले। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? तो वेव विच पार्टिकल्स इन विच पार्टिकल्स ऑन द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अ प्रोपेगेशन। सिंपल सा है, जो वेव जो है, जो कि पार्टिकल है, ठीक है, वो वाइब्रेट करती है परपेंडिकुलर, मतलब ऊपर से नीचे से परपेंडिकुलर। ये वेव है तुम्हारी यहाँ ऊपर नीचे से परपेंडिकुलर हो रही है। ठीक है, परपेंडिकुलर हो रही है। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऊपर जो जाती है, ठीक है, वो हो गया हमारा क्रेस्ट हो गया, नीचे की तरफ जो आता है उसे हम कहते हैं ट्रफ। ठीक है, और एनर्जी जो है इधर की तरफ जा रही है टुवर्ड्स दी क्रस्ट एंड, क्रस्ट की तरफ जा रही है टुवर्ड्स दी क्रस्ट एंड ट्रफ। ठीक है, नाउ इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। हमें पता है कि ट्रांसफर वेव जो है वो क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में ट्रैवल करती है। एग्जाम्पल जैसे कि वेव्स इन अ स्ट्रिंग, ठीक है, रस्सी को जब वो मिलाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं भैया? इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ अ साउंड वेव। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, हम साउंड वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव में रखते हैं। तो द वेव इन विच पार्टिकल्स मीडियम वाइब्रेट इन डायरेक्शन ऑफ अ वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, जो ऐसी वेव, देखो ट्रांसवर्स में क्या था, वो परपेंडिकुलर थी, ठीक है, वेव के, बट यहाँ पे जो पार्टिकल्स के डायरेक्शन में ही वेव जो जा रही है, मतलब जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स मीडियम वाइब्रेट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में वेव भी जा रही थी, डायरेक्शन का वेव जो वेव वो भी सेम है। ठीक है, उसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। द वेव इन विच पार्टिकल्स मीडियम वाइब्रेट, ठीक है, ऐसी वेव जिसमें मीडियम पार्टिकल मीडियम जो है वो वाइब्रेट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव, ठीक है, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी को हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, सेम उसमें डिस्टेंस में, डायरेक्शन में। ठीक है, डायरेक्शन में। नाउ इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। अब कम देखो, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन के उसमें ट्रैवल करती है। ठीक है, और जो ट्रांसवर्स वेव है वो किसके उसमें करती है? क्रस्ट एंड ट्रफ के बीच में। ना देखो, कंप्रेशन में क्या होता है, हीट जो है वो इंक्रीजेस। ठीक है, अगर कंप्रेशन है तो तुम्हारी जो हीट है वो इंक्रीज करेगी, बट यहाँ पे अगर हम रेयर फ्रैक्शन में देखें तो वहाँ पे हीट जो है वो डिक्रीज करेगी। कंप्रेशन में डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स हाई रहेगी और रेयर फ्रैक्शन में डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स कम रहेगी। ठीक है,
मीन्स कंप्रेस मतलब कम करना, तो इसका अपोजिट ही रहेगा हीट और डेंसिटी में, मीन्स वो दोनों चीज़ें बढ़ रही। रेयरफेक्शन मतलब बढ़ाना, मतलब उसका अपोजिट घटाना होगा, ठीक है, तो हीट और डेंसिटी कम होगी, सिंपल से ऐसे लर्न कर सकते हो। फिर आती है प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम फॉर अ वेव प्रोपेगेशन। तो इलास्टिसिटी क्या होती है भैया, इट इज़ अ फिनोमेना ऑफ रिगेनिंग ओरिजिनल शेप, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, चैप्टर सॉलिड्स में, ठीक है। फिर इनर्शिया क्या होता है भैया, इनर्शिया सिंपल सा मास ही होता है, ठीक है, सो दैट बॉडी कैन स्टोर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब मिनिमम फ्रिक्शन क्या होता है, सो दैट वेव कैन ट्रैवल मोर डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर ये तीन प्रॉपर्टी हैं तो वेव प्रोपेगेशन हो सकता है, ठीक है। मीडियम में, मीडियम में क्या होना चाहिए, इलास्टिसिटी होनी चाहिए, वो अपनी जगह खुद आ जाए, ठीक है। इनर्शिया होना चाहिए ताकि वो काइनेटिक एनर्जी स्टोर कर सके, और मिनिमम फ्रिक्शन होना चाहिए जिससे कि वो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा डिस्टेंस वो ट्रैवल कर सके। नाउ मीडियम थ्रू विच ट्रांसफर वेव कैन ट्रैवल, ठीक है, ऐसा मीडियम जिसमें कि ट्रांसफर वेव ट्रैवल कर सकती है। तो पहला हो गया हमारा सॉलिड। सॉलिड में क्यों, बिकॉज इट हैज़ अ शेयर मॉडुलस, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्पंज बॉल, उसका शेप चेंज हो सकता है, ठीक है। और दूसरा ऑन द सर्फेस ऑफ अ लिक्विड, सर्फेस ऑफ अ लिक्विड बिकॉज इट हैज़ अ सरफेस टेंशन, ठीक है, लिक्विड के अंदर नहीं, लिक्विड के सर्फेस पे, ठीक है। फिर होता है तुम्हारा मीडियम थ्रू विच लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये तो था हमारा ट्रांसफर वेव। अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव कहाँ से ट्रैवल करती है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो तीनों मीडियम में ट्रैवल करती है, ठीक है। मीन्स जिसमें भी बल्क मॉडल्स होगा, मीन्स जिसमें भी वॉल्यूम चेंज होगा उसमें, मतलब तीनों में होता है, ठीक है। सॉलिड का भी वॉल्यूम चेंज होता है, लिक्विड का भी, और गैसेस का भी। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई, जैसे कि वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय वन वेव मीन्स क्रस्ट एंड ट्रफ, ठीक है। मीन्स तुमको मैं ये बताऊँ यहाँ से, ठीक है, ये क्रस्ट है और ये एक ट्रफ है, तो ये जो डिस्टेंस होगा यही हमारा वेवलेंथ होगी, ठीक है। फिर टाइम पीरियड क्या है, अब इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए जितना टाइम पीरियड लगा उसे हम टाइम पीरियड कहेंगे। मीन्स टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस बाय वन वेव। फिर यहाँ पे दिया गया है लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है भैया, तो एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है साउंड वेव, ठीक है, सॉरी ये तो रिपीटेड ही हो गया, ठीक है, 1 मिनट, ओके। फिर यहाँ पे बताया गया एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या भैया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बाय अ वेव, ठीक है, जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वेव कर रही है उसे हम एम्पलीट्यूड कहेंगे, ठीक है। मीन्स क्रस्ट कितना ज़्यादा मैक्सिमम जा रहा है या ट्रफ कितना ज़्यादा मैक्सिमम जा रहा है उसे हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ द वेव्स इन अ 1 सेकेंड, एक सेकंड में कितनी वेव्स हो रही हैं, कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, यूनिट होती है हर्ट्ज। फिर वेव नंबर क्या होता है, इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ अ वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है उसी को हम वेव नंबर कहते हैं। एंगुलर वेव नंबर क्या होता है, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है के इक्वल्स टू 2π/λ, ठीक है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें टर्म्स है जो कि तुमको लर्न करने पड़ेंगे। एंगुलर वेव नंबर क्या होता है, 2π/λ। वेव वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। वेव वेलोसिटी हम निकालेंगे कैसे, अभी देखो, वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम मीन्स λ/t। तो हमें पता है 1/t जो होता है वो होता है हमारा फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं वेव वेलोसिटी हो जाएगी वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर होता है स्पीड ऑफ वेव, एक वेव की स्पीड क्या है, तो अगर हम ट्रांसवर्स वेव में देखें तो उसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो देखो इसमें क्या होता है, वेलोसिटी जो है वो इलास्टिक, देखो यहाँ पे हमेशा दो फैक्टर लिए जाते हैं, एक होता है इलास्टिक और एक होता है इनर्शियल। तो जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेंशन के, ठीक है, क्योंकि सरफेस टेंशन होता है वाटर में, क्योंकि हमने देखा ट्रांसफर वेव जो है वो ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड पे ट्रैवल करती है, तो वहाँ पे टेंशन होती है, ठीक है, सरफेस टेंशन, ठीक है। इलास्टिक फैक्टर हो गया, इनर्शियल फैक्टर मतलब न्यू हो गया, ठीक है, न्यू मतलब मास पर यूनिट लाइन, जिसको हम कहते हैं सरफेस एनर्जी, ठीक है, इसको हम कहते हैं सरफेस एनर्जी, जो कि हो गया हमारा मास पर यूनिट लाइन, जो कि हो गया इनर्शियल फैक्टर। तो यहाँ पे अगर हम देखें कांस्टेंट हटा दें तो हमारा एक कांस्टेंट वेरिएबल लगता है जो कि हो जाएगा के, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेव वेलोसिटी हो जाएगी हमारी के √T/u, एक्सपेरिमेंटली के की जो वैल्यू होती है वो 1 ही होती है, तो उसको हम हटा देंगे, तो वेव वेलोसिटी जो हमारी निकल के आएगी, स्पीड ऑफ अ वेव निकल के जो आएगी ट्रांसवर्स वेव में, ठीक है, तो वो हो गया हमारी √T/u मीन्स टेंशन बाय सरफेस टेंशन अपॉन सरफेस एनर्जी, ठीक है। नॉट ट्रांसवर्स वेव इन अ सॉलिड, अगर हम सॉलिड में देखें तो क्या होगी, ये क्या थी, स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव थी, ओके। तो हमारी ये जो एक्सपेरिमेंटली के की वैल्यू 1 होती है, तो फॉर्मूला जो हमारा आएगा वो आएगा √T/u। अब हम देखते हैं ट्रांसवर्स वेव इन अ सॉलिड, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव इन अ सॉलिड में अगर हम देखें स्पीड क्या निकल के आएगी, तो हमें पता है कि सॉलिड में क्या होता है, शेयर मॉडुलस होता है, ठीक है, जो कि इलास्टिक फैक्टर है इसका, और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑल्सो मीन्स मास बाय वॉल्यूम, जो कि इनर्शियल फैक्टर हो गया। तो इसका जो फॉर्मूला निकलेगा ट्रांसवर्स वेव इन सॉलिड का जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो हो जाएगा √n/ρ, ओके, 𝜼/ρ, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव
इन अ लिक्विड और अ गैस। तो हमें पता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बल्क मॉडुलस मीन्स इलास्टिक फैक्टर, वो और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑल्सो। तो यहाँ पे V की जो वैल्यू आएगी फॉर्मूला जो निकल जाएगा वो होगा रूट के बाई रो, ठीक है, रूट के बाई रो। फिर स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ सॉलिड अगर हम देखें तो हम V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K प्लस प्लस 4/3 ईटा। अब ये वैल्यू हमें लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है, ये 4/3 ईटा की जो वैल्यू है ये हमें लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी के लिए हम इसे लर्न कर लेते हैं। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो भी हो जाएगा डेंसिटी, तो यहाँ का फॉर्मूला जो निकल जाएगा वो जाएगा V इज इक्वल्स टू रूट के प्लस 4/3 ईटा अपॉन रो। ये हो जाएगी स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ सॉलिड, ठीक है। अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव है सॉलिड में तो उसकी स्पीड कितनी होगी, अंडर रूट के प्लस 4/3 ईटा बाई रो। ना स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, हमें पता है कि V इज इक्वल्स टू के बाई रो होता है, ठीक है, के बाई रो हमने देखा। तो न्यूटन ने क्या कहा था कि उन्होंने कहा था भैया जो न्यूटन सेड दैट साउंड ट्रेवल इन आइसोथर्मल कंडीशन, ठीक है, साउंड जो है वो आइसोथर्मल कंडीशन में ट्रैवल करता है, मीन्स टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हम बॉयल्स लॉ से देख सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो पीडीवी प्लस वीडीपी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और हमें पता है कि क्या होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ठीक है, तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन माइनस डीपीवी अपॉन डीवी। तो इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा प्रेशर जो है वो के की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ से फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आएगा कि हमें पता है V का जो फॉर्मूला था वो था रूट के बाई रो, ठीक है। अब के पी के इक्वल होगा तो हम इसे कह देंगे जो न्यूटन के हिसाब से जो फॉर्मूला आया था वो आ जाएगा रूट पी बाई रो। अब एस टी पी पे अगर हम देखें तो एक बार प्रेशर है और रो 1.29 थी, तो इनके हिसाब से वैल्यू जो आई थी वो 280 मीटर पर सेकेंड थी, जो कि 16 to 70% लेस वैल्यू थी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जो कि बाद में आ गई थी 100-150 साल बाद, ठीक है। तो 100 साल बाद जब लाप्लास आए, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि साउंड ट्रेवल्स इन एडियाबैटिक कंडीशन, ठीक है, मीन जब न्यूटन के मरने के 100 साल बाद जाके लाप्लास उन्होंने कहा कि भैया नहीं, वो जो थे वो न्यूटन गलत करके गए थे, ठीक है। तो पहली बार न्यूटन गलत हुए थे, तो उन्होंने क्या कहा था लाप्लास ने कि साउंड जो है वो एडियाबैटिक कंडीशन में। अब देखिए उनका फॉर्मूला वो सब चीज़ें सही थी, ठीक है, बट उन्होंने क्या किया था साउंड को आइसोथर्मल कंडीशन में इसको कहा था कि साउंड ट्रैवल करता है आइसोथर्मल में, बट लाप्लास ने सही बताया कि वो एडियाबैटिक कंडीशन में करता है। क्योंकि एडियाबैटिक कंडीशन में क्यों करता है, क्योंकि जो साउंड वेव है वो रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन के फॉर्म में जाती और उनके बीच में इतना टाइम ही नहीं हुआ था, इतना डिस्टेंस ही नहीं रहता कि वो हीट एक्सचेंज कर सकें। और ये एडियाबैटिक कंडीशन में हीट एक्सचेंज होती नहीं है, इसीलिए वो साउंड जो है वो एडियाबैटिक कंडीशन में ट्रैवल करता है, ठीक है। तो पीवी गामा इज इक्वल्स टू पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये हमें पता है एडियाबैटिक कंडीशन का फॉर्मूला है ये, ठीक है। यहाँ पे गामा जो है वो एटॉमिसिटी है, एटॉमिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सीपी माइनस सीपी बाई सीवी, ठीक है। तो यहाँ को जब हम इस वैल्यू को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें वैल्यू निकल के आएगी गामा पी विल बी इक्वल्स टू के, ठीक है। गामा पी किसके इक्वल हो जाएगी, के इक्वल। नाउ यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, के की वैल्यू क्या हो गई गामा पी, तो रूट गामा पी बाय रो हमारा मेन जो फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा स्पीड ऑफ अ साउंड लाप्लास के अकॉर्डिंग, नया जो करेक्शन किया था उन्होंने। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 331 मीटर पर सेकंड में, 330 से 330 से 340 के बीच में वैल्यू रहती है, ठीक है। तो अगर इसके बीच में आ रही तो मतलब वैल्यू आपकी सही है। नाउ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव होगा हमने, तो प्रोग्रेसिव वेव होती क्या है, तो व्हेन वेव स्टार्ट्स मूविंग फर्दर, जब कोई भी वेव स्टार्ट्स मूविंग फर्दर, जब वो आगे बढ़ने लगती है तो उसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव। नाउ वाइब्रेटिंग पार्टिकल अगर देखें तो y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। वी हैव सीन दिस इन एस एच एम ऑल्सो, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी हमने देखा ये इक्वेशन है थी। तो अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, किसी प्रोग्रेसिव वेव की, तो हो जाएगी ओमेगा अंडर रूट कैपिटल ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। कैपिटल क्या है एम्पलीट्यूड है, एक्स क्या है डिस्टेंस है। मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है तो हम ओमेगा इंटू ए करेंगे, ओमेगा क्या होता है 2π/t होता है। एक्सेलरेशन विल भी ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना हो तो वो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड, ठीक है। नाउ प्रोग्रेसिव वेव है, ये एक्स डिस्टेंस पे चली, ठीक है, वाई इसका वाई एक्सिस था और एक्स इतना डिस्टेंस था, ठीक है। तो टाइम कितना लगा यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है, तो टाइम होता है स्पीड अपॉन हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड से कटे तो डिस्टेंस हमारा एक्स था और स्पीड हमारी कितनी होती है वी हमने रखी है, तो डिस्टर्बेंस एट पॉइंट पी एट एनी पॉइंट, ठीक है। डिस्टर्बेंस यहाँ पे हम ये पॉइंट रखें या ये पॉइंट रखें या ये पॉइंट रखें, ठीक है, या ये पॉइंट रखें, ठीक है। तो कोई भी जो पॉइंट होगा उसका जो डिस्टर्बेंस होगा वो इक्वल होगा डिस्टर्बेंस एट अ पॉइंट 0, ठीक है। यहाँ पे हमने पॉइंट पी रखा है तो यहाँ का इसका डिस्टेंस एक्स बाई वी आया, यहाँ पे हम रखते जैसे कि यहाँ पे 2x बाई वी हो जाता, ठीक है। तो इसका डिस्टर्बेंस क्या हो जाता फिर वो इक्वल हो जाता है डिस्टर्बेंस ऑफ पॉइंट 0 2x बाई वी सेकेंड्स अर्लियर, और ये p है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे डिस्टर्बेंस ऑफ पॉइंट 0 x बाई वी सेकेंड्स अर्लियर। मीन्स जितनी डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुई उतनी डिस्प्लेसमेंट x बाई वी सेकेंड्स पहले यहाँ पे हुई थी डिस्टर्बेंस, सिंपल सा है, ठीक है।
फिर डिस्टर्बेंस एट एनी पॉइंट इज पी इज ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग टी बाय टी माइनस एक्स बाय वी, ठीक है। तो हमने टी को इससे रिप्लेस कर दिया था। तो वाई पी जो हमें जो इक्वेशन जो मिलती है वो होती है ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। ना अगर हम पॉजिटिव एक्सिस के लिए देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी ओमेगा माइनस ओमेगा एक्स बाय वी, ठीक है। तो व्हेन पार्टिकल इज मूविंग एंड प्रोपेगेट एनर्जी, अगर पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, एनर्जी प्रोपेगेट कर रहा है, तो हम ये वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे। बट अगर पार्टिकल एक सेम पोजीशन पे है, एक ही जगह रुका हुआ है, तो वहाँ पे y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी होगा। नाउ ओमेगा बाय v इज इक्वल्स टू टू पाई वी बाय वी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बाय v, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई बाय लेमडा, और के हो जाएगा हम जो कि इक्वल होता है एंगुलर वेव नंबर के इक्वल। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं वेलोसिटी जो है वो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ हमें पता है, रिलेशन से हमने निकाला है। तो 1 बाई लेमडा विल बी इक्वल्स टू द फ्रीक्वेंसी बाय वेव वेलोसिटी, ठीक है। तो ये एक रिलेशन हमारा आ गया। ना y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जो कि इसको ये जो ओमेगा टी माइनस के एक्स है इसको हम कहते हैं फेज, ठीक है, इसे हम कहेंगे फेज, जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई 3 टी एंड के की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लेमडा। नाउ फाई इज इक्वल्स टू ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, ये फेज जो है फाई। तो फेज अब देखो यहाँ पे दो तरीके से चेंज होता है, एक विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है और एक विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होता है। तो टाइम से पहले हम देखते हैं, तो डी फाई बाई डी टी इज टू डब्ल्यू वन माइनस जीरो, ठीक है, ओमेगा रहेगा, टी हमारा 1 है, ठीक है, चेंज इन टाइम 1 सेकेंड। और के एक्स का अगर हमें किसी भी चीज़ का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हो जाता है 0, तो के एक्स को हमने 0 रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको करेंगे तो ये ओमेगा के इसको इक्वल हो जाएगा, और ओमेगा के इक्वल हो जाएगा तो ये ओमेगा डी फाई जो है वो ओमेगा डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो डी फाई का जो फॉर्मूला होगा, ओमेगा की वैल्यू रख देंगे, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई टी डी टी हो जाएगा। तो इतना एंगल चेंज हो रहा है, चेंज इन टाइम, ठीक है। तो डी टी विल बी इक्वल्स टू कैपिटल टी, एंगल चेंज विद द चेंज इन टाइम, अगर हम टाइम बढ़ा रहे हैं, टाइम चेंज करें तो इतना एंगल चेंज होगा, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और अगर एंगल चेंज विद कंप्लीटिंग एक वेव पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है, तो कितना एंगल चेंज होगा, वो हो जाएगा 2 पाई मतलब 2 इंटू 190 मीन्स 180 डिग्री, ठीक है ना। अगर हम डिस्टेंस से देखें तो फाई हमें पता है ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, इसको हम एक्स से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। और ये के और 1 हो जाएगा, एक्स को हम कर देंगे 1, ठीक है, डिस्टेंस को हमने 1 कर दिया, उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये हमारा कांस्टेंट है, इसको हमने 0 रख दिया। तो डी फाई बाई एक्स वैल्यू हो जाएगा माइनस नेगेटिव ऑफ के, मीन्स एंगुलर वेव नंबर ही होता है के, ठीक है। तो डी फाई यहाँ से वैल्यू निकल गई 2 पाई बाई लेमडा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इफ डिस्टेंस इज हाफ, अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर दें तो कितना बढ़ेगा, तो इसको जब हम काटेंगे -2 पाई बाई लेमडा बाई 2, तो 2 कैंसिल, लेमडा लेमडा कैंसिल, तो हो जाएगा माइनस पाई मतलब -90 डिग्री हम कह सकते हैं, ठीक है। तो एंगल चेंजेस आफ्टर चेंजिंग डिस्टेंस, ठीक है। अगर हमें चेंज इन डिस्टेंस के हिसाब से एंगल चेंज निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अब स्टैंडिंग वेव के लिए हमें हमेशा ये यूज़ करना है वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। अगर प्रोग्रेसिव वेव है तो हम वहाँ पे फेस का यूज़ करेंगे ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। तो हमें पता है डी फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी डी टी होता है, और दूसरी इक्वेशन हमें मिली डी फाई विल बी इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा डी एक्स, ठीक है। और वेव वेलोसिटी, अगर हम वेवलेंथ को जो है या सॉरी ओमेगा को हम वेव वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा के, ठीक है, जो कि होता है इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में सबसे ज़्यादा एक काम आएगा ये वाला फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं बाउंड्री इफेक्ट क्या होता है। तो बाउंड्री इफेक्ट जैसे कि ये क्रस्ट के फॉर्म में गया, ट्रफ के फॉर्म में गया, क्रस्ट के फॉर्म में, फिर वो बाउंड्री पे लड़ा, वापस आ गया यहाँ पे ट्रफ के फॉर्म में, मीन्स क्रस्ट के फॉर्म में गया था और ट्रफ के फॉर्म में आया। तो यहाँ पे फेस रिवर्सल चेंज जो होगा वो हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो एक्ट ऑफ फिक्स्ड बाउंड्री वेव्स, अपोजिट फेस डिस्प्लेसमेंट इज 0, यहाँ पे बाउंड्री अगर फिक्स्ड है तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 होगा, और इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, नोड, ठीक है। इफ एट ओपन बाउंड्री, अगर ओपन बाउंड्री है मीन्स ये खुली हुई है, तो ये क्रस्ट के फॉर्म में ही गई थी और घूम फिर के वो क्रस्ट के फॉर्म में ही आई, तो यहाँ पे फेस चेंज कितना हुआ 0 डिग्री, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्रस्ट के फॉर्म में गई और क्रस्ट के फॉर्म में ही आ गई। बट पिछले वाले में क्रस्ट के फॉर्म में गई थी और ट्रफ के फॉर्म में आई थी, ठीक है। दैट ओपन बाउंड्री अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है और पोजीशन हम एंटी नोड कहते हैं। तो अगर हम पूछें कि भैया डिस्प्लेसमेंट किस में मैक्सिमम होता है, ओपन में कि बाउंड्री में, तो ओपन में, ठीक है, और 0 किस में होता है, बाउंड्री में। तो फॉर अ फिक्स्ड बाउंड्री अगर हम देखें तो ये वाली इक्वेशन आएगी, अगर इंसिडेंट वेव के लिए हम निकालने हैं तो वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, अगर रिफ्लेक्टेड वेव के लिए निकालने हैं तो हम माइनस ए लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि वो वापस आई तो वो नेगेटिव हो जाएगी, और ओमेगा टी जो हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा ना। ओपन बाउंड्री के लिए निकालने हैं तो वो हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंसिडेंट वेव के लिए, और रिफ्लेक्टेड वेव के लिए भी ए साइन ही रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, बट ये अंडर का चेंज रहेगा, क्यों, क्योंकि ये क्रस्ट के फॉर्म में गई थी और क्रस्ट के फॉर्म में ही आ रही है, नेगेटिव नहीं हो रही है, ठीक है, नीचे नहीं आ रही ट्रफ के फॉर्म में, ठीक है, इसलिए ये ओमेगा टी प्लस के हो जाएगा, बट ए में कोई नहीं साइन का चेंज नहीं होगा।
अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स अगर हम देखें तो ये क्या कहता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट किसी भी पॉइंट का जो है वो इक्वल रहता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स। ठीक है, जैसे कि पार्शियल प्रेशर में हम देखते हैं टोटल पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैसेस। ठीक है, हाँ, तो वैसे यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट किसी भी पॉइंट के वो किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय इंडिविजुअल वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आएगा वाई वेक्टर इक्वल टू वाई वन का वेक्टर वाई टू का वेक्टर टिल वाई एन वेक्टर। तो अगर दो वेव हैं और वो मीट करती हैं, ठीक है, आपस में मिलती हैं, और अगर उनका एम्पलीट्यूड सेम होता है बट इन अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो उसे हम कहेंगे स्टेशनरी वेव। बट ऐसी वेव जो आपस में मीट कर रही हैं उन विद द सेम एम्पलीट्यूड, उनका डायरेक्शन भी सेम है बट थोड़ी सी उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, तो उसे हम कहेंगे बीट। और अगर सेम एम्पलीट्यूड से मिल रही हैं, सेम फ्रीक्वेंसी से मिल रही हैं और सेम डायरेक्शन से मिल रही हैं तो उसे हम कहेंगे इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस जो है वो हम 12th में पढ़ने वाले हैं, ये दोनों चीज़ें हम अभी पढ़ेंगे। तो स्टेशनरी वेव क्या भैया, अपोजिट डायरेक्शन हमें चाहिए इसके लिए। तो एक्स एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और माइनस एक्स एक्स मतलब वाई टू के लिए। ठीक है, दूसरा जो है वापस में आने के लिए तो हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन अगर हम देखें तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये वाई वन और वाई टू। ठीक है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू ए कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया यहाँ पे ये फॉर्मूले के यूज हुए, ये मैथ्स वालों पीसीबी वालों के लिए, अगर उनको नहीं पता तो उनके लिए बता दूँ। ठीक है, कि साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा आपका कॉस माइनस थीटा हो जाएगा कॉस प्लस थीटा के इक्वल। ठीक है, तो अगर सिर्फ आपको ओमेगा दिया है तो वो स्टैंडिंग वेव के लिए यूज़ होता है, और ओमेगा टी प्लस के एक्स दिया है तो वो प्रोग्रेसिव वेव के लिए यूज़ होता है। ठीक है ना, पोजीशन ऑफ नोड अगर हम देखें तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या दिया रखा है, जीरो। ना टू एम्पलीट्यूड आर की वैल्यू क्या है हमारी, टू ए कॉस के एक्स। ठीक है, आर की वैल्यू क्या है हमारी, टू ए कॉस के एक्स हो जाएगी। तो कॉस के एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के, तो के एक्स विल बी इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू। तो यहाँ पे जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पूरा इसको सोल्यूशन करेंगे तो हमारा एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी टू एन प्लस वन एक्स बाई फोर। तो यहाँ पे हम एन की वैल्यू जीरो रखेंगे तो हमारा जो एक्स वन आएगा, ठीक है, पोजीशन आएगी वो हमारी हो जाएगी लेमडा बाई फोर, और अगर हम एन की वैल्यू वन रख देंगे तो वो हो जाएगी थ्री लेमडा बाई फोर। अब हम एंटी नोट की देखें तो उसमें वही टू ए कॉस के एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि किसमें डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। यहाँ पे हमने जीरो क्यों रखा भैया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, आपका जो डिस्प्लेसमेंट था वो जीरो था। ठीक है, यहाँ पे हमने जीरो रखा है एम्पलीट्यूड को, यहाँ पे हमने क्या रखा है, मैक्सिमम रखा है ना। कॉस की एक्स विल बी इक्वल्स टू मैक्स एंड कॉस की एक्स विल बी इक्वल्स टू मैक्स, तो मतलब प्लस या माइनस वन हो सकता है। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे पूरा तो एक्स वन विल बी इक्वल्स टू जीरो हमें पता है, एक्स टू हमारा लेमडा बाई टू है, और एक्स थ्री हो जाएगा हमारा लेमडा, सिर्फ लेमडा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें जब भी जहाँ पे एट विच पॉइंट टू एंटी नोड मीट इट इज कॉल्ड नोड। ठीक है, और जहाँ से दो एट द पॉइंट फ्रॉम विच द नोड डाइवर्जेस इनटू द टू पार्ट इट इज कॉल्ड एंटी नोड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एंटी नोड है तुम्हारा, क्योंकि यहाँ पे नोड जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, और यहाँ पे एंटी नोड दो जो है इस पॉइंट पे एक ही जगह मिल रही है, तो इसे हम नोड कहेंगे। ठीक है, तो स्टेशनरी वेव के लिए पोजीशन ऑफ नोड्स और एंटी नोड चेंज नहीं होती हैं। ठीक है, सिंपल सा है। और स्टेशनरी वेव के लिए हमें दो वेव भी रिक्वायर्ड होती है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। नाउ डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड एंड एंटी नोड, ठीक है, या तो इस एन के बीच में या तो ये डबल ए के बीच में डिस्टेंस जो होगा वो होता है लेमडा बाई टू। बट अगर हम ए और एन के बीच में, एंटी नोड और नोड के बीच में देखें तो हो जाएगा लेमडा बाई फोर। ना स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट अ बोथ एंड, अगर हम देखें तो दोनों तरफ से वो बंधी हुई है, इसको हम 20 से अगर वाइब्रेट करते हैं तो इसमें इसका डिस्टेंस जो वो है लेमडा बाई टू, क्योंकि दो नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, लेमडा बाई टू। तो यहाँ पे इस वेव स्पीड क्या हो जाएगी, टी बाई, हमें पता है वेव स्पीड होती है रूट टी बाई यू। ठीक है, न्यू, जहाँ पे टी टेंशन है, यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ मीन सरफेस टेंशन है। तो लेमडा बाई टू किसके इक्वल हो जाएगी, लेंथ के इक्वल, तो लेमडा क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का हमें फॉर्मूला पता है वेलोसिटी अपॉन दी वेवलेंथ, तो यहाँ पे जो हमारी वेव वेलोसिटी आएगी वो हो जाएगी 1/12 रूट टी बाई यू, ये हो जाएगी फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो ये होगी। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में देखें तो यहाँ पे लेमडा बाई टू दो है। ठीक है, तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू एल की इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 1/L लेमडा अंडर रूट टी बाई यू, ये हमारी हो गई सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन हो गई। ठीक है, और थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में देखें तो वहाँ पे तीन लेमडा बाई टू है, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये थ्री लेमडा बाई टू बन जाएगा। तो यहाँ से इनकी जो वैल्यू आएगी निकल के हमारी लेमडा की वो जाएगी 12/3। तो जब हम इसको इक्वेशन में रखेंगे तो ये हमारी फॉर्मूला निकल के आएगा 12/3 रूट टी बाई यू।
तो ऐसे ही nth नंबर के लिए निकालना होगा तो n/12 √t/u, सिंपल सा यही फॉर्मूला है। तो अगर हम रेशियो देखें फर्स्ट मोड, थर्ड मोड, सेकंड मोड का, तो वो हो जाएगा 1:2:3:4, ऐसे ऐसे वो बढ़ता रहेगा एक करके ना। ऑर्गन पाइप क्या था, तो आपने जैसे कि बांसुरी देखी है, तो वही आप समझ लीजिए, ठीक है। इट इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच प्रोड्यूस साउंड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ अ एयर कॉलम। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक हो गया ओपन ऑर्गन पाइप और एक होगा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ना। ओपन में क्या होता है कि वो खुला रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा इसका ये पूरी इसकी लेंथ है, और यहाँ पे ये क्या है, ये हमारे एंटी, ये भी एंटी नोड है और ये भी एंटी नोड है। मतलब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन द टू एंटी नोड इज λ/2। तो एल किसके इक्वल हो जाएगा, λ/2, तो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 2l। तो यहाँ से हमारा जो फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2l रो बाई गामा बाई रो अंडर रूट का, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी ओपन ऑर्गन पाइप के लिए। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में लिखेंगे तो एल की जो वैल्यू है वो लैम्डा की इक्वल हो जाएगी, ठीक है। λ/2 इन दोनों को ऐड करेंगे λ/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे V2 जो आएगी सेकंड, जो हमारी सेकंड हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम कह सकते हैं, वो जाएगी 1/L अंडर रूट ऑफ रो गामा पी बाई रो। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में देखें तो यहाँ पे λ/2 तो ये हो जाएगी 3λ/2। तो एल की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 3λ/2, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2l/3। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रख देंगे तो 3/12 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ गामा पी बाई रो। तो इसमें भी रेशियो जाएगा 1:2:3 आएगा। अब हम लेकिन क्लोज जो ऑर्गन पाइप होता है उसमें थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि फर्स्ट मोड है, ये सेकंड मोड है और ये थर्ड मोड का डायग्राम है, ठीक है। तो इसके जो आप सोच रहे होंगे भैया नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो वो टेलीग्राम ग्रुप में लेंगे, तो प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहीं पे सारी चीज़ें मिलने वाली होंगी, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना क्योंकि वहीं पे सारी अपडेट हो रही होंगी, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम देखिए क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए, तो हमें पता है कि वेलोसिटी जो साउंड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है गामा पी बाई रो अंडर रूट का, ठीक है। तो फर्स्ट मोड के लिए अगर हम देखें तो वो जाएगा गामा रो बाई λ/4 विल बी इक्वल्स टू एल, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे लैम्डा की वैल्यू 4l हो जाएगी, तो v1 विल बी इक्वल्स टू v बाई लैम्डा, ठीक है। v बाई लैम्डा, तो v1 का जो फॉर्मूला जाएगा, ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक जो फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा 1/4l लैम्डा अंडर रूट ऑफ गामा पी बाई रो। सेकंड मोमेंट क्या होगा कि l की जो वैल्यू है वो 3λ/4 की इक्वल हो जाएगी। 3λ/4 बाई क्या हो जाएगी, इसको जब हम करेंगे एडिशन तो ये हो जाएगी, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4l/3। तो इसमें v2 विल बी इक्वल्स टू 3/4l गामा पी बाई रो। थर्ड मोड में देखें तो वो जाएगी 5λ/4, ठीक है। 5λ/4 इज इक्वल्स टू एल, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4l/5। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो v3 विल बी इक्वल्स टू 5/4l अंडर रूट ऑफ गामा पी बाई रो। तो v1:v2:v3 हो जाएगा 1:3:5। तो ये रेशियो निकलेगा, और यहीं पे हमारा जो चैप्टर है फाइनली वेव्स वो भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अभी कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ हो इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे। बाकी सपोर्ट करने के लिए आप देखिए दें जिससे कि और इम्प्रूवमेंट हो सके इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बनाना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ, बाय।